अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, तहरीक इंसाफ का ये मानना है कि उन्हें इलेक्शन में लगभग 180 सीटें मिली, उन्हें जीती हैं उन्होंने, लेकिन धांधली करके महज सिर्फ 93 सीटें देकर उन्हें महदूद कर दिया गया है। मुखालफिन ये सवालात उठा रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी मानना होगा कि इलेक्शन कमीशन समेत बहुत से पाकिस्तानी इदारों पर तहरीक इंसाफ का अदम एतमाद तो चल रहा है, जिसकी वजह से उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं मिल सकी। PTI के जो सियासी मुखालफिन हैं वो तो इसे मुल्क दुश्मनी कह रहे हैं और इस इकदाम को पहले से बहरानों में गिरे मुल्क के चैलेंजेस में इजाफे के तौर पर देख रहे हैं। PTI पर तनकीद हो रही है। बैरिस्टर गौहर खान का ये मानना है कि हमने पहले ही कहा था कि शफाफ इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो मईशत को नुकसान होगा। रऊफ हसन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब आपका। रऊफ हसन साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि जो तहरीक इंसाफ की शिकायत है धांधली के इल्ज़ामात को लेकर, फिर फॉर्म 45 के तहत जो आप लोगों के ऑडिट का मुतालबा है, बिल्कुल दुरुस्त है, जायज़ हैं आप लोगों की। कि आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली बात है? देखिए जी, ये जो नतीजा अखज़ किया जा रहा है वो इंतहाई गैर मुनासिब है। आज सुबह हमने एक स्टेटमेंट रिलीज किया है जी कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट हमारे लिए मुकद्दम है और हम कोई ऐसा कदम ना कभी उठाया है ना उठाएंगे जिससे पाकिस्तान का इंटरेस्ट किसी तरीके से भी कॉम्प्रोमाइज। PTI पर भी धांधली के इल्जामात लगे थे, प्री पोल रिगिंग के इल्जामात लगे थे। बात यह कि इससे पहले कभी किसी सियासी जमात ने ये मुतालिबा किसी बाहर के इदारे से नहीं किया। कहना कि जी प्री पोल रिगिंग के इल्जामात थे वो बिल्कुल अनजस्टिफाइड थे। जनरल इलेक्शन ये हुए हैं, हम साबित कर रहे हैं, सबूत पेश कर रहे हैं। 93-94 सीट्स हमारी छीनी गई हैं। बात इस पर होनी चाहिए, बात आज पर होनी चाहिए। आज इस इलेक्शन का एक ऐसी हुकूमत जिसकी तश्कील दी जा रही है जिसके पास अवामी मैंडेट ही नहीं है, लेकिन एक झरलू हुकूमत है। लेकिन हमें इंसाफ दुनिया तो नहीं देगी। यहाँ हमारे मुल्क की अदालतें हैं, हमने अपने मुल्क के इदारों से यहाँ के इदारे कहाँ हैं? यहाँ के इदारे किस इदारे के पास जाएं हम इंसाफ के लिए? बताइए मुझे। तो आप लोगों 2 साल में क्या हुआ है यहाँ? तो आप लोगों ने 2 साल में क्या हुआ है? तो आप लोगों ने इस मुल्क में रहते हुए इलेक्शन लड़ा है ना। आपने कोई पाकिस्तान से बाहर तक इलेक्शन नहीं लड़ा। तो अगर आपने यहाँ पर इलेक्शन लड़ा है तो आप लोगों की जो शिकायत है वो इस मुल्क के इदारों से होगी ना। जिस हालात में इलेक्शन लड़ा है वो हम जानते हैं, वो आपको भी नजर आता है, शायद आप बयान ना कर सके बीबी। सर हमने बहुत बयान किया है, हमने तो बर्दाश्त किया है उसको 2 साल से। तो सर आप लोग क्या करते हैं? कहाँ जाएं? आप लोग फिर इस सिस्टम का हिस्सा क्यों है सर? अगर आप लोग को इस मुल्क के सिस्टम पर इतना बिलीव नहीं है, हम पार्लियामेंट में बैठेंगे तो सर फिर फेस करें ना इस अदालतों को। सर फिर अदालतों में जाए ना। तो हम जा रहे हैं ना जी, जाएंगे। इसके बावजूद के इंसाफ हमें नहीं मिला, हम जाते रहेंगे। उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया है, आप भूल जाती हैं। सर आपके जो लोग हैं कल कुछ कह रहे थे, आज कुछ कह रहे हैं। कल बैरिस्टर अली जफर साहब कुछ कह रहे थे, आज कुछ कह रहे हैं। एक ही बात हुई है, सिर्फ एक ही बात हुई है, कोई दूसरी बात नहीं हुई। मैंने सुबह स्टेटमेंट अली जफर की रिलीज कर दी थी इस सिलसिले में, उसको पढ़ लीजिए प्लीज। अभी अली जफर साहब कह रहे थे, जब उनसे पूछा गया कि कल तो आप लोग ये कह रहे थे कि खत लिख रहे हैं हम लोग, ये आप लोगों का कांटेक्ट होगा, तो उन्होंने कहा नहीं। वो बिल्कुल अपनी बात से बिल्कुल फिर गए। उन्होंने कहा नहीं हम चाहते हैं। कल वो कह रहे थे कि हम इसको नथी करेंगे, हम इसको मशरूत करेंगे। देखिए, मैंने आज सुबह आपको मैं 3-4 दफा कह चुका हूँ, मैंने सुबह आज उनकी एक स्टेटमेंट हमारे मीडिया डिपार्टमेंट से रिलीज हुई थी, उसमें हमने अपनी पोजीशन को वाज़ा किया था। अली जफर साहब उसी पोजीशन को रिएट्रेट कर रहे हैं। वो हम एक ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारे PTI ऑफिशियल के ऊपर वो मौजूद है, स्टेटमेंट आज सुबह रिलीज हुई है। ठीक है, वो सारे टीवी चैनल्स के ऊपर चली भी है सर। जो 3 मार्च चले हैं उसकी। ठीक है, आपके जो 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, बैरिस्टर गौहर अली को क्यों इस ओहदे के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया? क्योंकि क्या ये बात दुरुस्त है जो मरवत साहब कह रहे हैं कि उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं रही है? अभी बैरिस्टर अली जफर साहब कह रहे थे कि कारकर्दगी उनकी अच्छी थी, उनको ही होना चाहिए। मैं बड़ा मसरूफ़ हूँ, अदालतों में केसेस इतने ज़्यादा हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि बैरिस्टर गौहर को ही चेयरमैनशिप के लिए नॉमिनेट होना चाहिए। क्या ये फैसला हो चुका है कि बैरिस्टर अली जफर ही होंगे या इस पर विजिट हो सकता है इस फैसले पर? ये फैसला जो है जी वो अली जफर साहब ने अपनी कुछ रिजर्वेशंस दी हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे पास केसेस बहुत ज़्यादा है और मैं ये जो फुल टाइम जॉब है पार्टी की लीडरशिप को कैरी फोर्थ करना, तो उन्होंने कहा है ये कि मेरे लिए मुश्किल होगा। लेकिन ये फैसला जो है इमरान खान साहब करेंगे, वो उनकी इंटायरली उनका प्रेरोगेटिव है कि वो किसको पार्टी चेयरमैन के लिए नामजद करते हैं।
ठीक है सर, जो रिजर्व सीट्स हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है, आप लोग तो सुन्नी इत्तेहाद में भी शामिल हो गए हैं, तो कि क्या मामलात हैं, रिजर्व सीट्स आप लोगों को मिलेंगी या नहीं? देखिए जी, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्रेजुडिस का और वेनम का सवाल है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में तो लाजमी बात है कि वो उसको फिर एक्सरसाइज करेंगे और कोशिश पूरी करेंगे कि हमारे हकूक जो हैं उससे हक जो है उससे डिप्राइव किया जाए। लेकिन हम अपनी जो जद्दोजहद है वो जारी रखेंगे। हम बिल्कुल क्लेम करेंगे अपनी सीट्स जो कि हमारा हक है और वो हमें मिलनी चाहिए। अब ये डिपेंड करता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, क्योंकि बेसिकली उन्हीं के प्रेरोगेटिव है ये कि उन्होंने अलॉट करनी है, उन्होंने देना है। लेकिन हम अपनी जो जद्दोजहद जैसा कि मैंने कहा है वो असूल की बुनियाद के ऊपर उसको जारी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हमें हमारा हक जो है वो तमाम असेंबलीज में मिले, नेशनल असेंबली में भी और बाकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जाहिर अब नेशनल असेंबली का इजलास भी होना है, आज पंजाब असेंबली में जो हल्फ बर्दारी की तकरीब है वो भी हो गई है, तो आप लोगों का डिसीजन क्या है कि आप लोग फैसलों का इंतज़ार करेंगे, ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे? लेकिन आप लोग तो कहते हैं कि हमारा तो मैंडेट चुराया गया है, आप लोगों ने तो वज़ीर आज़म के लिए भी अपने उम्मीदवार नामजद किए हुए हैं, तो आप लोगों का डिसीजन क्या है, क्या करेंगे? ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे, असेंबली से बाहर रहेंगे? फिर वही इंस्टीट्यूशन की बात आ जाती है ना। इंस्टीट्यूशन को चाहिए कि इंसाफ के तकाज़ों को सामने रखते हुए फौरी फैसले करे। हमारी पिटीशन मौजूद है ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के साथ। अब वो आज इसके ऊपर 4 हफ्ते अगर बैठे रहे, ये 4 महीने बैठे रहे, ये 4 साल बैठे रहे, तो बात फिर भी नहीं होगी उनकी, क्योंकि ये हो रहा है हमारे साथ पिछले 2 साल से भी ज्यादा अरसे से ये हो रहा है। हमारे केसेस नहीं लगाए जा रहे, हमारे केसेस नहीं सुने जा रहे, इंसाफ को डिले किया जा रहा है। बिल्कुल, ये इसीलिए पूछ रही हूँ, इलेक्शन कमीशन में भी हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बाकी रहा आपके सवाल का जवाब, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं। हम अपनी सीट्स जो है असेंबली में वहां बैठेंगे और जो भी रोल हमारे लिए बना हम उसको रॉबस्टली जो है वो हम उसको अपना रोल जो है वो प्ले करेंगे। हम असेंबलीज के अंदर मौजूद हैं और मौजूद रहेंगे। बिल्कुल ठीक। रऊफ हसन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेरे साथ थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। मुझे भी नाज़रीन वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। आम इंतखाबात में सबसे ज़्यादा जनरल सीटें PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने जीती, लेकिन ये नंबर वो नहीं जो हुकूमत बना सके थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाने जा रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी को जनरल सीटों के हिसाब से ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस सीटों की अलॉटमेंट का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, ये जारी है। यानी हर 4.5 सीटों पर एक मखसूस उम्मीदवार को सीट दे दी जाती है। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या PTI की मखसूस नशिस्तों का जो मामला है ये खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इंतखाबी निशान छिन जाने के बाद PTI ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। मखसूस सीटें हासिल करने के लिए PTI ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से भी हाथ मिलाया, लेकिन इस बात की भी अभी कोई गारंटी नहीं है कि मखसूस नशिस्तों में से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कितना हिस्सा मिलेगा भी या नहीं। एक राय ये भी है कि इलेक्शन से पहले मखसूस सीटों की लिस्टें जमा ना करवाने की वजह से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों से हाथ धोना पड़ सकता है और इन सीटों को हासिल करने के लिए अदालती जंग लड़ना पड़ेगी। सवाल यह है कि मखसूस सीटें हासिल करने के लिए PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास क्या ऑप्शंस हैं? क्या वाकई ही ये इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है? जो कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है कि वो जिसे चाहे सीटें अलॉट करे, जिसे चाहे इनकार करे। दूसरा सवाल यह है कि अगर PTI मखसूस सीटों से महरूम रहती है तो बच जाने वाली सीटें फिर उनको आप कैसे डिवाइड करेंगे, वो कैसे तकसीम होंगी, क्या फॉर्मूला होगा, या फिर कौमी असम्बली के ईवान को ऐसे ही नामुकम्मल रखा जाएगा? इसी में मैं बात करती हूँ। हाफिज़ एहसान अहमद साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मारूफ वकील। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपका। हाफिज़ साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या ये चीज़ रुकावट बन रही है, क्योंकि बहुत दफ़ा हमें कंवर दिलशाद साहब से पूछा कि जो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो जाते हैं तो कुछ लोग कह रहे थे कि उन्होंने पहले दरख्वास्त नहीं दी हुई तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कंवर दिलशाद साहब का कहना था कि कोई मसला नहीं है, वो किसी जमात में शमूलियत इख्तियार कर लें, उसके बाद एप्लीकेशन दें तो ये मखसूस नशिस्तों की जो अलॉटमेंट जैसे होती है सीटों के तनासुब से वो हो जाएगी। लेकिन अब ये क्यों कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादिया, आपका बहुत शुक्रिया। नंबर वन तो ये है कि इस चीज़ को क्लियर कर देना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि किसी को सीट अलॉट करे या अलॉट ना करे। ये एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोसेस लिखा हुआ है जो आर्टिकल 51, आर्टिकल 106 और आर्टिकल 224 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में है, और दूसरा जो है वो सेक्शन 104 है इलेक्शन एक्ट 2017 का, और रूल 92, 93, 94 इलेक्शन रूल्स 2017 है जो इस सारी सिचुएशंस को एड्रेस करते हैं, एलोकेशन ऑफ रिजर्व सीट्स को, और जिनमें मिनॉरिटीज़ भी हैं या नॉन मुस्लिम्स और वेमेन सीट्स को। और उसी के अंदर एक कॉम्पोजिशन भी जो है डिज़ाइन कर दी गई है कि नेशनल असम्बली के अंदर तकरीबन 60 वेमेन की सीट हैं और 10 आपकी नॉन मुस्लिम्स की हैं। हाँ। और इसी तरह ये प्रोविंसेस के अंदर हर प्रोविंस के हिसाब से वो सीट्स का टिकल डाउन है। और फिर ये जो 60 सीट्स हैं इनको फर्दर डिवाइड कर दिया गया है प्रोविंस के हिसाब से। पंजाब की सबसे ज़्यादा 32 हैं, सिंध की 14 है, उसके बाद आपका KPK की 10 है, और आपका जो बलूचिस्तान है उसकी 4 सीट्स हैं। अब असल इशू इसके अंदर आता है कि कौन ऐसा शख्स है या कौन ऐसी पार्टी है जो इन सीट्स को हासिल कर सकती है। नंबर वन ये है कि हर वो पार्टी जिसको इलेक्शन सिंबल सेक्शन 215 के नीचे है, जब वो इलेक्शन लड़े तो वो अपनी एक पार्टी लिस्ट जो है उसे फाइल करेगी, और वो जो सेक्शन इलेक्शन एक्ट का जिसके अंदर शेड्यूल जारी किया गया है उसके मुताबिक अपनी नॉमिनेशंस पेपर जारी करेगी। और वो दोनों सिचुएशंस के अंदर वो जनरल सीट्स के लिए भी है और रिजर्व सीट्स के लिए भी है, और दोनों की जो कट ऑफ डेट थी वो 24 दिसंबर 2023 थी। अब उसके बाद ये है कि अगर वो पार्टी जो है वो असेंबली के अंदर आ जाती है, उसकी रिप्रेजेंटेशन आ जाती है, और मिनिमम वो 5% जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया, चूँकि इस वक्त आपने अगर रिजर्व सीट्स पर जाना है तो उसका बेंच मार्क तकरीबन नेशनल असेंबली के अंदर 4.35% है, और अगर आप उसको मीट कर लेते हैं तो आप एक रिजर्व सीट्स के लिए आप एंटाइटल हो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और लॉ के अंदर। अब ये जो है ये अनप्रेसिडेंटेड इस तरह आया जिस तरह पाकिस्तान के अंदर पिछले 2.25 साल से हर वो चीज अनप्रेसिडेंटेड हो रही है जो शायद कॉन्स्टिट्यूशन भी उसको एड्रेस करने में मुश्किल पेश आती है, और हमारे लॉज की और इंटरप्रिटेशन इतनी उसके अंदर वैरायटी आ जाती है। तो अब जरा ये जो बिल्कुल सही है, कौमी असेंबली की जो 60 है मखसूस और 10 अक़लियती, अब ये कैसे डिवाइड होंगी? क्या सुन्नी तहत काउंसिल में उनका कोटा नहीं जाएगा उनकी तनासुब के उसके अंदर ये नंबर वन ये है कि देखिए, नंबर वन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51 के अंदर ये है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट शख्स आता है तो उसे 3 दिन के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट को अपना एफिडेविट दे के और वो एक डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जमा करवाएगा। अब बात यह है कि कौन सा डिक्लेरेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्सेप्ट करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिर्फ वही डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करेगा कि या जिस पार्टी ने लिस्ट सबमिट की हो या जिस पार्टी की जो है वो असेंबली के अंदर प्रेजेंस जो है मौजूद हो और मिनिमम 5% के अंदर आए। अब दोनों चीज़ों जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल्स के अंदर नहीं है। ये PTI ने एक पॉलिटिकल मूव तो कर ली है, लेकिन इसका लीगल कॉन्सिक्वेंस ये निकलेगा कि आपने देखा कि आज 3 प्रोविंसेस के अंदर जो है आपकी रिजर्व सीट्स या नॉन मुस्लिम्स की या वुमेन्स की एलोकेट कर दी गई हैं, और नेशनल असेंबली की भी अभी जो आपकी मिनॉरिटीज़ की सीट्स हैं वो एलोकेट कर दी गई हैं। नहीं, तो आप ये लीगली जो बात कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने में बड़े बड़े दिमाग हैं, अली जफर साहब हैं, फिर बैरिस्टर गौहर हैं, जो लीगल पॉइंट आप ये बता रहे हैं, आपका मतलब है कि वो उनकी नज़रों से ये चीज़ें ओझल थी, उन्हें पता नहीं था इन लीगल चीज़ों का? डेफिनेटली नहीं था, और ये उन्होंने रियलाइज भी किया। इनमें से जिन शख्स का आपने एक नाम लिया है उन्होंने 2 दिन पहले इसको एडमिट किया है कि ऐसा वो पार्टी जिसकी असेंबली के अंदर प्रेजेंस ना हो उसको आप एज इंडिपेंडेंट ज्वाइन नहीं कर सकते। तो चीज़ ये है कि चूंकि ये इफ एंड बट की स्ट्रैटेजी के अंदर रहे हैं, आपने देखा होगा कि पहले ये वो जो आपकी थी पार्टी थी उसकी जो मौलाना नासिर अब्बास की पार्टी सी मुत्तहिदा कौन उसका था, उसके अंदर ये थे। फिर इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ गया। इन्हें यह रियलाइज करना चाहिए था कि जब इनसे इलेक्शन सिंबल चला गया था और उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया था 15 दिसंबर को, तो इन्हें किसी न किसी पार्टी के साथ एफिलिएट कर लेना चाहिए था और उन कैंडिडेट्स को या उस पर खड़ा कर देते या वो लिस्ट सबमिट कर देते। और तीसरा ये था, लेकिन आप ये बताएं ना, कैंडिडेट्स जो थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उनके तनासुब से सीटें मिल जाएंगी, पीपल्स पार्टी को, MQM को, सब जमातों को मिल जाएंगी, लेकिन जो बाकी रह जाएंगे उसका क्या होएगा? कि कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के मुताबिक
शाजिया, अब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के मुताबिक जिसकी जो प्रोपोर्शन सीट्स हैं वो मिलेंगी। हाँ। और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर जो 2002 के बाद रिजर्व सीट्स या आपकी मिनॉरिटीज़ फिक्स की गई हैं, वो सारी की सारी सीट्स जो हैं वो वेकेंट रहेंगी, क्योंकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो 3 दिन का उन्होंने टाइम ज़ाया कर दिया है। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखिएगा एक आध दिन के अंदर इनकी एप्लीकेशन जो है वो टर्न डाउन करेगा और मामला जो है वो हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा। मतलब क्या और वहां पे पॉलिटिकल बात ही की जाएगी, लीगल बात नहीं की जाएगी। खाली रहेंगी तो ईवान तो नामुकम्मल रहेगा ना? ये खाली रहेंगी ना, चूंकि उसकी वजह यह है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ये तो नहीं कहता कि आपने 336 का हाउस फुली करना है हर सूरत के अंदर। अगर वो शख्स जो है या कोई ऐसा चीज सिचुएशन आ जाती है कि वो इंटाइटल ही उस चीज के अंदर नहीं है, चूंकि ये अनप्रेसिडेंटेड हुआ है ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर के इतनी बड़ी तादाद लार्जेस्ट तौर के इंडिपेंडेंट होकर आई है, और वो इस टेक्निकलिटीज के अंदर जो उन्हें एड्रेस करनी चाहिए थी वक्त से पहले उन्होंने एड्रेस नहीं किए। और इसका लीगल कॉन्सिक्वेंस ये आएगा कि उन्हें जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बैक्ड बाय पीटीआई, इन्हें बहुत बड़ा डिसएडवांटेज आएगा नेशनल असेंबली के अंदर और चारों प्रोविंसेस इसका मतलब है अगर इलेक्शन कमीशन इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा उसके बाद मामला हाई कोर्ट जाएगा। ज्यादा चांसेस यही हैं शाजिया, अगर उन्होंने एक्सेप्ट करने शाजिया अगर उन्होंने एक्सेप्ट करनी होती तो जहां आज बाकी पार्टीज को उन्होंने दे दी है तीनों प्रोविंसेस के अंदर नेशनल असेंबली के अंदर तो दे देनी थी ना। उन्होंने क्यों वेट किया कि हम नहीं देंगे? वो सिर्फ उन्होंने एक मीटिंग की है, एक और मीटिंग करेंगे और अल्टीमेटली ये कहेंगे कि जी आपका जो सेक्शन 51 या सेक्शन 104 के मुताबिक आपका प्रोसेस नहीं है, और वो जो डिक्लेरेशन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का है उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो ऑटोमेटिकली इन रिजर्व सीट से बाहर हो जाएगी, और फिर इस चीज को ये चैलेंज करेंगे, मामला जो है वो हाई कोर्ट के अंदर लेके जाएंगे कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फेयर डिसीजन नहीं किया, इन्हें ये करना चाहिए था। फिर हाई कोर्ट आएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक ये मामला जाएगा। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर मैं समझता हूं कि इनके लिए हाई कोर्ट्स के अंदर भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए बड़े मिनिमम चार्जेस हैं सक्सीड करने के, क्योंकि टेक्निकली और लीगली जो है वो इस चीज के अंदर जो जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं बड़े वीक हैं। तो आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी इस मामले में एटलीस्ट रिलीफ मिलने का इम्कान नहीं है? बिल्कुल नहीं शाजिया, उसकी वजह यह है कि अगर आपको सीट मिलनी है ये लॉ के मुताबिक ही मिलेगी ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही मिलेगी। जब कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आपको प्रेजेंस आपकी असेंबली में होनी चाहिए और मिनिमम बेंचमार्क भी करता है, जब दोनों चीजें आपकी असेंबली के अंदर मौजूद नहीं है तो किस तरह पाकिस्तान का हाई कोर्ट या इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये अलाउ करेगा कि नहीं जी हम अपने डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करते हैं और आप इनको दें? क्योंकि डिस्क्रिप्शन भी तो विद इन द लॉ ही होगी ना, और वो लॉ का जो प्रॉब्लम है वो मेरा ख्याल है कि एज ए पोलिटिकल पार्टी जो था इन्हें बहुत पहले एड्रेस कर लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान अहमद साहब मेरे साथ हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे नाज़रीन वापस आते हैं वक्फे के बाद। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। 16 महीनों की पीडीएम की हुकूमत में शमूलियत एक गलती थी, लेकिन फिर भी समझौता करना पड़ा। मुस्लिम लीग नून को महंगाई लीग का नाम दिया गया, लेकिन क्या करें फिर भी समझौता करना पड़ा। मुस्लिम लीग नवाज के साथ अब कभी इत्तेहाद नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी समझौता करना पड़ा। ये थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिया और ये थे उनके समझौते। अब कब तक हम ऐसे समझौतों की सियासत करते रहेंगे? ये क्या ये वही समझौते हैं जिन्हें नज़रिया ज़रूरत का नाम दिया जाता है? आखिर कब तक मुल्की मफाद के नाम पर जो सियासी मफाद है ये गलबा पाता रहेगा? वही मफाद जो पिछले 76 सालों से अवाम की कुर्बानियाँ देकर अपने जाहो जलाल के लिए हासिल किए जा रहे हैं। आखिर कब तक सियासी जमातें कहीं और के लिखे हुए स्क्रिप्ट पर अमल करती रहेंगी? वो लाइंस जो सियासी जमातों के मंशूर के भले ही उलट क्यों ना हो, लेकिन बदकिस्मती से इक़्तिदार का जो इनका एक कारोबार है वो उन्हें बारीक लाइंस पर चलाता है। आखिर कब तक अवाम ही रहेगी और अशराफिया 24 करोड़ अवाम की तकदीरों का ऐसे ही फ़ैसला करते रहेंगे? कब तक ये जो है मेजॉरिटीज़ अथॉरिटी का राग अलाप कर मेजॉरिटी के जो फ़ैसले हैं उनको आप ऐसे ही नज़रअंदाज करते रहेंगे?
कब तक हम ये सुनते रहेंगे कि पाकिस्तान जो है वो नाजुक मोड़ से गुजर रहा है? हालांकि सफ़र शुरू हुए हुए कई दहाइयों से भी ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। कब तक इक़्तिदार के लिए हम आवाम के वोटों की ऐसे तौहीन करते रहेंगे? ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया कि जो मुस्लिम लीग नून भी बात करती थी कि आवाम के जो वोट हैं, वोट को इज़्ज़त दो। जो दोनों जमातें हैं उन्होंने वोट को इज़्ज़त नहीं दी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आइनी ओहदे लेकर काबीना में जो ना शामिल होने की उनका जो फ़ैसला है, क्या ये फ़ैसले पर अपने बरकरार रहेंगे? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाकई ही वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी? इसी पे बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब आपका। हसन मुर्तज़ा साहब, क्या अभी भी ये कन्फ्यूजन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वफाकी काबीना का हिस्सा बनना है या नहीं बनना, या सिर्फ आइनी ओहदे लेकर अपने मामलात जो हैं ऐसे ही चलाएंगे ताकि कल को अवाम को हम जवाब देना हो सके? क्योंकि ज़ाहिर है मुल्की मईशत को लेकर बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको देखना है, IMF के प्रोग्राम में जाना है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने कंधों पर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती? ये बिल्कुल क्या ये फैसला कर चुकी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? बहुत शुक्रिया जी। देखें, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आमरीत के बाद इस मुल्क की मईशत को भी संभाला दिया है और इस मुल्क के दीगर मामलात को भी बड़े एहसन तरीके से सर अंजाम दिया है। जब जब इस मुल्क के अंदर आमरीत आई है, जनरल ज़ियाउल हक ले लें, अयूब खान ले लें, याहिया खान ले लें, जनरल ज़ियाउल हक ले लें, मुशर्रफ का दौर देख लें, पीपल्स पार्टी ने रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए कुर्बानियां भी दी हैं और इस मुल्क के लिए एक जमहूरियत को मजबूत करने के लिए बहुत कुछ किया है। तो ये हरगिज मेरा ख्याल है ये कहना गलत होगा कि पीपल्स पार्टी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। सर, आज मुल्क को ज्यादा जरूरत है। आज भी मुल्की मईशत के जो फैसले हैं, अगर आप मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर करें, एक होता है, 2 मिलके 11 होते हैं। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अगर अपना हिस्सा डाले, मशवरे दे, तो आप नहीं समझते कि मुल्क को जो मसाइल दरपेश हैं, चैलेंजेस हैं, उससे ज़बरदस्त तरीके से निपटा जा सकता है? क्यों आप लोग पीछे पीछे रह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है कि इस वक्त मुल्क को ज्यादा जरूरत है, लेकिन आपने पहली आमरीत देखी है ना। आपने इससे पहले जनरल ज़ियाउल हक का दौर नहीं देखा आपने, वो भी बड़ा सख्त दौर था और उस वक्त जो पीपल्स पार्टी ने किया वो सारों ने देखा है। आज हम राय फरार इख्तियार नहीं कर रहे, आज हम उन्हें पूरा मौका दे रहे हैं और उनके साथ खड़े हैं। उनको कहा है कि अगर आप हमारा मशवरा लोगे, हम आपको मशवरा भी देंगे, आपके साथ भी होंगे, आपका बर्डन भी शेयर करेंगे। लेकिन नून लीग के अंदर तो एक खौफ है ना कि ये कैसा आप सहारा दे रहे हैं? वो तो आप बैसाखियां कभी भी खींच सकते हैं, उनकी हुकूमत खत्म हो सकती है। ये कैसा सहारा है? ये हमारी तारीख नहीं है कि हम बैसाखियां खींचने वालों में कभी भी रहे हो। हमने इस मुल्क को संभाला देने के लिए अपना नुकसान करके और हमने इस मुल्क का जो निजाम है उसको क्या वो जो 16 महीने थे वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा आप नून लीग के साथ कैबिनेट में मिलकर काम करने का, मिलकर साथ चलने का? ये बात तो ज़बान ज़द आम है ना कि वो 16 माह का जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। उसके अलावा भी जो बाद में लाइबिलिटीज जो होती हैं उनका कोई जिम्मेदार ही नहीं बनता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि उन्हें फुल फ्लेज हुकूमत करने का मौका दिया जाए, वो अपनी पॉलिसीज बनाएं, अपनी वजारतें चलाएं और वो खुद जवाब दें। हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर उनमें से कोई शेयर ले, कोई वो कह रहे हो, उनके पास ये बहाना तो ना हो ना कि हम कुछ कर नहीं पाए, हम इत्तेहादियों से। तो बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जवाबदेह नहीं होना चाहती आवाम के सामने। देखिए, जवाबदेह आवाम के सामने अब है, लेकिन किसी का मलबा वो हमारे पे तो नहीं गिरना चाहिए। क्या उसका ये जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ की नहीं बनती? जब उनके मेंबरान ज्यादा हैं तो हुकूमत उन्हें बनानी चाहिए। तो आप उनके साथ मिल जाते, आप उनको सपोर्ट की, जो सपोर्ट आप इधर दे रहे हैं ये सपोर्ट आप उधर भी दे सकते थे। उन्होंने इनकार किया है। अच्छा, आप लोग नहीं, आप लोगों ने ऑफर दी थी? हमने तो उन्हें भी इन्हीं शराइत पे कहा था कि आप हुकूमत बनाएं, हम बिल्कुल आपसे लेंगे। बाकायदा कोई वफ्द गया था, कोई मुलाकातें हुई थी? कोई वफ्द नहीं जाते होते कि आप हुकूमत बनाएं, हम आपके साथ खड़े होंगे। ये वोट लेने वाले को चाहिए कि वो राब्ता करे
और उसका अगर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता तो वो गिना जाता है। नहीं, जब आप लोगों ने पूछा ही नहीं तो उधर से रिस्पांस कैसे आना था? आप लोग पूछते तो रिस्पांस आता। हमने ये सारी मीडिया मैसेजिंग ही होती है। हमने मीडिया में उन्हें दावत दी कि आप बिल्कुल हुकूमत बनाएं, हम आपको वोट भी करेंगे, आपसे लेंगे भी कुछ नहीं। इन्हीं शराइत पे जो हमारी अपना PMLN के साथ है, जो शराइत इधर हैं वही शराइत आप उनके साथ भी, तहरीक इंसाफ के साथ भी काम करने को तैयार थे? हम बिना किसी शर्त के हम उनके साथ थे। वो हुकूमत बनाते, उन्होंने नहीं मुनासिब समझा, नहीं बनाई, PMLN ने बना ली, तो हम वोट ही कर रहे हैं ना उनसे। हम कौन सी उनसे वजारत ले रहे हैं या उनसे हम शेयर ले रहे हैं? इसीलिए नहीं ले रहे कि वो अपना काम ऐसा तरीके से चलाएं, आजादाना माहौल में चलाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बकौल आपके बैसाखियां भी नहीं खींचेगी। बिल्कुल। लेकिन नून लीग ने जो एक फॉर्मूला दिया था 2 साल और 3 साल का, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए काबिल कबूल क्यों नहीं था? पीपल्स पार्टी ये सौदागरी नहीं करती, ये दुकानदारी पीपल्स पार्टी नहीं करती। जब अवाम हमें मैंडेट देंगे तो हम फुल फ्लेज गवर्नमेंट बनाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अब सिंध में मुराद अली शाह साहब तीसरी बार वजीर आला बनने जा रहे हैं। वहाँ पर जो दूसरी सियासी जमातें हैं उनका एक ग्रैंड अलायंस है आप लोगों के ख़िलाफ़, वहाँ पर भी धरने हो रहे हैं, एहतजाज हो रहा है। क्या आप समझते हैं कि इस माहौल में सिंध की हुकूमत कामयाबी से चल सकती है? इंशाल्लाह चलेगी जी। ये GDA पहले भी हुकूमत के खिलाफ रहा है और हुकूमत चलती रही है, अब भी इंशाल्लाह ताला हुकूमत चलेगी। हुकूमत सिंध में हम कारकर्दगी पे वोट लेते हैं जी। सिंध के अंदर कोई ये नहीं है कि वहाँ किसी पार्टी का सहारा हमें चाहिए। अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ डिलीवर करती है और लोग वहाँ वोट करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हसन मुर्तज़ा साहब मेरे साथ थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। नाज़रीन मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, तहरीक इंसाफ इलेक्शन नताइज नहीं मान रही है और सिंध से उनके पलड़े में वज़न डालने के लिए अब GDA भी मैदान में आ गई है। फॉर्म 45 और 47 के दरमियान फ़र्क को दूर करने के लिए GDA, PTI और जमात इस्लामी ने अब इकट्ठे जद्दोजहद करने का ऐलान किया। GDA ने कल सिंध असम्बली के बाहर भी इजलास की कॉल दी है। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने इससे पहले जामशोरो इंटरचेंज और मोरू के मकाम पर एहतजाजी जलसे किए। इन जलसों की गूंज इस्लामाबाद तक सुनी गई। GDA का ये मानना है कि इलेक्शन बाद में हुए लेकिन सिंध के इंतखाबी नताइज पहले ही फरोख्त हो चुके थे। एहतजाजी जलसे में GDA रहनुमाओं ने यह सवाल उठाया कि जरदारी साहब ने ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है कि चौथी बार भी सिंध इनके हवाले कर दिया गया है। धांधली के इल्ज़ामात लगे तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीर साहब पगारा को ये खुला चैलेंज दिया और कहा कि आप धांधली साबित करें और इंतखाबी मैदान में मुकाबला करें। क्या कहा था बिलावल भुट्टो साहब ने, जरा देखिए। पीर साहब है और अब वो कहते हैं कि वो धांधली करके उनको हरवाया गया। अगर उनके पास सबूत है वो सबूत लेकर आओ। आपके पास फॉर्म 45 है, पीर साहब के पास है, मौलाना साहब के पास है, तो हम धांधली में यकीन नहीं रखते हैं। आप लेकर आए वो फॉर्म 45। आप साबित करते हो तो आओ साबित करो। मैं अगला दिन आपका मुकाबला करता हूँ बाय इलेक्शन में, देखते हैं कैसे आप जीतते हो। अब तो बिलावल भुट्टो ने धांधली के इल्ज़ामात लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी इंदिया दिया है, लेकिन GDA नहीं मान रही है। GDA का ये मुतालिबा है कि दोबारा इलेक्शन करवाया जाए, जिस पर सवालात उठ रहे हैं कि GDA चंद हल्के खुलवाने की बजाय पूरे मुल्क में री इलेक्शन का मुतालबा क्यों कर रही है। एक तासुर ये भी है कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी जमातें इलेक्शन में होने वाली बदतरीन नाकामी को एहतजाज के कारपेट के नीचे छुपाना चाहती हैं। क्या ये दुरुस्त है बात? क्योंकि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस सिंध असम्बली के इलेक्शन में 130 सीटों में सिर्फ 2 पर कामयाब हुई, जबकि सिंध की 61 कौमी असम्बली की सीटों पर लड़ने वाले GDA के तमाम 27 उम्मीदवार हार गए। सवाल ये भी है कि वो GDA जो इंतखाबी मैदान में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम नहीं दे पाई, अब वो एहतजाज करके जलसे करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुश्किलात में डाल सकती है।
सवाल ये भी है कि खैबर ता कराची जो इलेक्शन के ख़िलाफ़ जो एहतजाज धरने चल रहे हैं, क्या ये आगे चलकर कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक भी उसमें भी बदल सकते हैं? अगर ऐसे हुआ तो क्या होगा? बिलावल भुट्टो ने जो खुला चैलेंज दिया है, क्या GDA से कबूल करेगी? क्या GDA के पास वाकई सबूत है कि धांधली हुई है? बात करूँगी। सायरा बानो साहब मुझे ज्वाइन कर रही हैं, GDA की रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सायरा साहब आपका। सायरा साहब, आपने सुना होगा बिलावल भुट्टो साहब तो खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप लोगों के पास फॉर्म 45 हैं, धांधली के सबूत हैं, हम तो धांधली पर बिलीव नहीं करते हैं, सबूत हैं तो आप लेकर आए, मैं आपका मुकाबला करूंगा दोबारा। अस्सलाम वालेकुम। क्या कह रहे हैं कि सबूत नहीं है? सबूत है हमारे पास और हम हर फोरम तक जाएंगे। और आप मुझे बताइए कि 15 साल सिंध की, वो कह रहे हैं ना, बिला गैर शिरकत इन लोगों की हुकूमत रही है, और जिस तरीके से वो आप भी देखती रही होंगी सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर्स पे, सारा कुछ जिस तरीके से यहाँ पर एग्ज़ाम्स होते हैं, ये जिसको आप सिंध कमीशन उसके एग्ज़ाम कह लें, या जो PCS के एग्ज़ाम हो गए, या बाकी जो वो हो गए, इसमें जिस किस्म का और जिस तरीके से लोग लाए गए हैं, तो इन सब के इस निज़ाम को इन लोगों ने जकड़ा हुआ है। उस निज़ाम से, इसी निज़ाम से तो छुटकारा पाना है। इसी निज़ाम के उस पे तो हम तो उससे पहले भी जिस वक्त इलेक्शन हुए थे, और मैं तो हर फोरम पर एहतजाज करती हूँ। तहरीके इंसाफ की तो देखें ना, तहरीके इंसाफ के वोटर का समझ में आती है कि तहरीके इंसाफ का जो वोटर है, सपोर्टर है, वो निकला है, उनमें अगर इतना शऊर आ गया है तो फिर सिंध के अवाम में ये शऊर क्यों नहीं आया? सिंध की आवाम में शऊर, अब आपने जलसा देख लिया था, वो हम किसी दूसरे सैयारे से नहीं लेकर आए थे, वो यहीं पर है हमारे जिला सांगड़ और खैरपुर, और जहाँ भी मतलब ये कि वोटर्स और हमारे सपोर्टर्स थे, वो लोग थे। वो तो लोग परेशान हैं कि जो हमने आप लोगों को वोट डाला वो वोट गया था। क्योंकि मैं तो इसकी खुद चश्मदीद गवाह हूँ कि जो सिलेक्शन वाले दिन देखे, सबसे पहली जो सबसे बड़ी जो रिगिंग है वो इन लोगों ने फोन बंद करके उस दिन, और अभी तक आप मुझे बताइए कि कौन से ऐसे हकायक हैं, कौन सी जुबान बंदी आवाम की करवाना चाहते हैं, जो अभी तक ना ट्विटर चल रहा है और ना नेट सही काम कर रहे हैं, और उस दिन फोन बंद थे। और मैं मेरे जो एक पोलिंग स्टेशन से, और उसके बाद जो DC साहब थे वो सांगड़ थे, शहदादपुर से 40 मिनट का रास्ता, मैं भागती वहां तक पहुंची हूँ, पता चला कि वो ऑफिस में नहीं है, फिर मैं वापस आई हूँ, तो जो 2 बैलेट पेपर की जो बुक्स थी वो नहीं थी, सुबह मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है, और दोपहर को 1 बजे RO साहब खड़े थे, और वो 2 बुक्स भी वहाँ मौजूद थी, और वो सारे उसके जो वोट है वो भी कास्ट हो चुके। सायरा बानो साहिबा, इसका हल क्या है? यहाँ तो 126 दिन का धरना भी हो चुका है, यहाँ तो हुकूमतें चलती रही हैं, 2018 में भी प्री पोल रिगिंग के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। अब आप लोग धरने देकर, एहतजाज कर क्या हो सकता है? क्या सिस्टम रिवर्स हो जाएगा? 2018 में देखिए हमारे साथ तो उस वक्त भी, अगर आप पीर साहब का बयान सुने तो पीर साहब ने कहा कि लड़ाई पंजाब की थी, उसको सिंध तक क्यों लेकर आ गए। 2018 भी वो हमारे साथ यही हुआ था। और मैं आपको एक बात बताऊं, 2018 में, चले बस छोड़े, उस वक्त हम लोगों पे दबाव था कि GDA को खत्म किया जाए, अच्छा, और किसी भी पार्टी में आप जम हो जाए। भाई क्यों जम हो जाए? अभी भी जो पीर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें भी कहा कि GDA खत्म करें, और ये आप किसी पार्टी में जम हो जाए तो सीट्स मिलेंगी, वरना GDA के सामने 0 लिखा हुआ है। और वाज़ेह उन्होंने बताया था कि MQM का मुकाबला पीपल्स पार्टी से नहीं है, PTI से है, तो इसलिए 15+ सीट्स उनकी हैं। तो उस वक्त अगर पंजाब में धांधली हुई थी तो उनके पास फॉर्म 45 भी तो होंगे ना, फॉर्म 45 लेके वो अदालतों में चले जाते, जो अभी यहाँ पर। तो आपको क्या लग रहा है कि सारा पहले से तयशुदा था कि सिंध फिर जरदारी साहब को देना है, पीपल्स पार्टी को देना है, पंजाब जो है वो नून लीग को देना है, विफाक में मिलकर सब लोग हुकूमत करेंगे, और अगर मिलकर करेंगे तो क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर विफाक में बैठना नहीं चाहती है, काबीना का हिस्सा नहीं बनना चाहती है? जो PDM गवर्नमेंट वजूद में आई, जो उस वक्त वो हुआ था, और उससे पहले जो सारा कुछ हुआ, फिर उसके बाद किस तरीके से गैर आईनी हुकूमतें पंजाब और KPK में चली, फिर उसे क्या कहते हैं, देखें तो सॉरी, फिर उसके बाद 21 अक्टूबर के बाद का आप सारा सिनेरियो आप देखें कि किस तरीके से सहूलत तारी की गई, और सारा कुछ हुआ, और फिर लोगों के ज़मीर जागे, फिर वो बाज़मीर हुए, फिर वो बेज़मीर हुए। अगर एक शख्स ज़हनी मरीज था, वो नफ्सियाती तौर पर ठीक नहीं था, तो अब उसका पहला बयान ठीक था या वाला बयान ठीक है, ये समझ में नहीं आ रही है।
तो देखिए ना, तो फिर 25 करोड़ आवाम की आंखों में धूल क्यों झोंकी जा रही है? मतलब क्या हम बेवकूफ हैं? हम क्या मतलब यहाँ पर क्या इस दुनिया में उठते बैठते नहीं है? तो देखिए ये जो गेम है ना, इसमें इंटर बैरल कौमी जो बैरूनी हाथ है वो भी है। मैं आपको ऐसे नहीं कह रही कि लफ्ज सुने हुए कि बैरूनी ताकतें या वो, उन लोगों को इस किस्म के दागे लोग ही सूट करते हैं। क्योंकि तो ये आप अपने एहतजाज धरने किसके लिए कर रहे हैं? जहाँ से आप लोगों को इंसाफ मिलना है वो अदालतें हैं, इलेक्शन कमीशन में जाएं, इन फोरम्स पर जाएं। ये एहतजाज किसको फ़र्क पड़ेगा? किसको आप लोग करने के लिए किसको टफ टाइम दे रहे हैं ये एहतजाज करके? आप लोग किसको फ़र्क पड़ेगा? बहुत ज्यादा जो प्रेशर था वो अवाम की तरफ से था। मैं आपको सच बता रही हूँ कि उनका था कि हमने वोट डाला और कुछ लोग जो वोटर और सपोर्टर्स थे वो चाहते थे कि किसी न किसी फोरम के ऊपर एहतजाज हो। मतलब मेरा चाहता है तो हम तो अपनी सिंध में करना चाहेंगे कि सिंध में आप दोबारा इलेक्शन करवाएं और वो फिर बाकायदा मतलब ऐसा होगा कि फिर फ्री हैंड ही होगा कि जो मैं आपको पहले भी कहा था कि जो मुल्क के वसी तर मफाद का जो एक टेप हमारे मुंह पर लगा दी देखिए ना, इस बार बहुत कुछ बदला तो है ना। पिछले रिजल्ट 2018 के आप एमक्यूएम के उठाकर देख लें, कोई उनका नतीजा नहीं था, उनकी कोई कारकर्दगी नहीं थी। अब तो उनको 16-17 सीटें मिल गई हैं। तो आवाम का माइंडसेट तो बदला है। कराची से मेरे ख्याल में 15 से 20 हजार वोट नहीं मिले होंगे पीडीएम गवर्नमेंट के बाद। जो एमक्यूएम का ग्राफ नीचे आया है, एमक्यूएम अगर यहाँ पर है तो वो एमक्यूएम लंदन वाली है जो अभी भी वहां पर वो भाई के साथ है। इनको तो वोट दिया ही नहीं अवाम ने। मैं तो उससे पहले मैं जाती हूँ, आपको पता है हम खवातीन होती है मार्केट्स वगैरह में गए ये वो, यहाँ पर तो गली कूचे में फेरी वाला, कपड़े वाला, टेलर, सब हर बंदा पीटीआई का। मतलब कि इन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया लेकिन पास हो गए जी। तो बाप आप देखिए ना, तो फिर क्या हम इसके खिलाफ ना बोलें कि ये ऐसे कैसे हो सकता है? कराची में खुसूसन बिलावल भुट्टो का एक चाम देखा है नौजवान नस्ल में। उन्होंने बड़ी बड़ी रैलीज की हैं। नौजवान नस्ल मतवज्जे होती है बिलावल भुट्टो की तरफ। बिलावल भुट्टो ने बड़े उनके साथ वादे भी किए हैं। बिलावल भुट्टो का एक ज़ाहिर है नौजवान नस्ल में उनकी एक पॉपुलैरिटी है जिसे इनकार नहीं किया जा सकता। आप क्या लियारी वाली उसकी बात कर रही हैं उधर? हाँ जी, वो तो जाहिर है फिर रही हूँ इनके साथ। वो मुझे भी पता है कि वो सारे कराची के तो खैर देखें पीटीआई के बाद से तो आप ये ना कहें कि नौजवान नस्ल इनके साथ है। वो फिर लाते हैं ठट्ठा से, सजावल से, हैदराबाद से बसेस भर कर लेकर आते हैं। बाकी आपने अभी एक वीडियो देखी होगी कि खाना काबा के सामने बैठ के बंदा एक गेम खेल रहा था। और अगर आपने रिसेंटली या इन 4-5 सालों में उम्रा किया होगा तो आपने देखा होगा कि वो जो इबादत की एक जो रूह थी वो खत्म हो गई और हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन होते हैं। या तो वो दिखा रहा होता है किसी को, या तो तवाफ कर रहा होता है, या अपनी वीडियोस बना रहा होता है। तो जलसों का भी वैसे यही हाल है कि आधे से ज्यादा जो लोग आते हैं वो वीडियोस बनाने और बस ऐसे थोड़ा काम नहीं है आते हैं। जी बहुत शुक्रिया सायरा बानो साहिबा मेरे साथ ही जीडी रहनुमा, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक दें, अपना रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।